नमस्कार। आप देख रहे हैं नोएडा खबर और आज का हमारा विशेष कार्यक्रम बातें मुलाकातें। आज की इस सीरीज में हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं जानी मानी भरतनाट्यम की नृत्यांगना और कल्पना कला केंद्र की निदेशक डॉक्टर कल्पना भूषण जी से, जो उनका एक सांस्कृतिक सफर है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी ख्याति है। हम उनका सांस्कृतिक सफर जानना चाहेंगे और सबसे पहले आज के इस कार्यक्रम में समय देने पर मैं उनका स्वागत करता हूं। नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। सौभाग्य मेरा कि मैं आपके साथ यहाँ पर बैठी हूँ और आपके साथ वार्तालाप करूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। कल्पना जी, सबसे पहले हमें ये बताइए कि आपका जो सांस्कृतिक सफर है वो किस जगह से शुरू हुआ और कैसे परिवार में क्या इस तरह की विरासत थी और किस तरीके से आप इस नृत्यांगना बनी। थोड़ी लंबी कहानी है, संक्षिप्त बिल्कुल। में कहने की कोशिश करूंगी। जी। मेरी माँ एक राजकुमारी रह चुकी हैं और जैसा कि आप जानते हैं कि पहले रियासतों में नृत्य का उनको नृत्यांगनाओं को बुलाया जाता था, उनके वहां पर महफिल सजती थी। तो मेरी माँ वो देखती थी और उनका बहुत मन था कि वो सीखे, पर वो सीख नहीं पाती थी, उनकी अपनी अपनी मजबूरी और कारण थे। तो जब मैं पैदा हुई शादी के बाद, तो उन्होंने इमीडिएटली मुझे नृत्य से शुरू करवा दिया कि आप क्लासिकल डांस सीखें। और उन्होंने भरतनाट्यम की गुरु हैं थंगामणि कुट्टी, जो बहुत ही प्रख्यात है, उनका बहुत बड़ा स्कूल है एशिया में। उसमें मैंने ज्वाइन किया और वहां पर बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जो पहले से ही थे। पर मेरी गुरु ने मुझे देखा और उन्होंने कहा कि ये लड़की तो नृत्य के लिए ही बनी है। तो मेरी मम्मी ने और मेरे डैडी ने निश्चित कर लिया कि डांस कराएंगे वो, और अलग अलग विभिन्न शैलियां जो हैं उनमें मेरे को एडमिशन दिलवाया और हमने वहाँ पर बहुत सारा डांस सीखा। भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक, कथकली, मोहिनी आट्टम, ये सारा कुछ वहाँ पर सिखाया जाता था और अलग संस्थाओं में भी था। तो जब लगा कि कुछ भगवान की तरफ से आशीर्वाद है, तो हमने उसको आगे बढ़ाने की कोशिश की और उसी में पढ़ाई भी करी। अपनी पढ़ाई के साथ साथ, एकेडमिक पढ़ाई के साथ साथ डांस की पढ़ाई भी करी। हम्म। तो परिवार में किसी ने इस विधा में आने के लिए प्रोत्साहित किया या किसी ने रोका नहीं? क्योंकि उस समय जो जब आपने शुरू किया होगा उस समय शायद हो सकता है कि परिवार में इस तरह की बंदिश रही होगी। अरे बहुत बहुत ज्यादा, क्योंकि मेरे डैडी जो हैं वो एक कश्मीरी पंडित हैं और आप हम्म। जानते हैं कि कश्मीरी लोग थोड़े से ऑर्थोडॉक्स होते हैं, थोड़े से उनका जो विचार रहता है थोड़ा सा ये रहता है कि नृत्य ऐसा नहीं है जो कि सभ्य परिवार की लड़कियों को करना चाहिए। खास करके मंच के ऊपर सीखे, पर मंच के ऊपर नहीं करना चाहिए। और मेरी मम्मी तो प्रिंसेस थी, राजकुमारी थी। तो बहुत ज्यादा दोनों परिवारों की ओर से, मेरे डैडी के फैमिली से भी और मेरी मम्मी के फैमिली से भी बहुत ज्यादा रुकावटें थी। बहुत ज्यादा उन्होंने रोका टोका, बहुत कुछ कहा भी और बहुत अपशब्द भी इस्तेमाल किए। पर हम्म। मेरी मम्मी को बहुत ज्यादा भगवान की तरफ से एक उन्होंने ठान सा लिया था कि नहीं, मुझे तो करना ही है, क्योंकि मैं सही रास्ते पे हूँ और मुझे मालूम है कि मेरी बेटी को, मेरे लिए, मेरी बेटी के लिए क्या चीज अच्छी है। तो हम्म। उनने निश्चित कर लिया कि नहीं, आप सुनो, नहीं किसी की सुनो मत। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, आप अपने अ, पथ पे चलते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वो रविन्द्रनाथ टैगोर, हम तो कलकत्ता के हैं, तो रविन्द्रनाथ टैगोर का तो है ही कि अकेला चलो रे, तो हम अगर अकेले चलोगे तो कारवां अपने आप ही जुड़ जाता है। यही मेरी मम्मी का कहना था कि आप हम्म। करते रहो, अपना काम करते रहो, अगर आप सही रास्ते पे हो तो। हम्म। तो ये जो परिवार की जो परेशानियां होती हैं और समाज की जो रुकावटें होती है, ये बहुत झेली हमने, बहुत ज्यादा झेली। हम्म। पर मम्मी का साथ था तो हम लोग डटे रहे। हम्म। अच्छा, जैसे आपने पहला, याद हो आज भी, जब पहला परफॉर्मेंस दिया था वो कहाँ दिया था और उस समय का कोई संस्मरण सुनाइए हमारे दर्शक। पहला तो मैं बहुत छोटी थी, 6 साढ़े 6 साल की थी उस वक्त, क्योंकि 3.5 साल की उम्र से शुरू कर लिया था। हम्म। 6 साल की थी मैं। और कलकत्ता में तो आप जानते हैं सांस्कृतिक बहुत काम होते हैं। तो हमने परफॉर्मेंस किया था। पहला वाला हमेशा की तरह जैसे पहला होता है, इतना अच्छा नहीं था। पर
लोगों ने जो आके मुझे जो रिएक्शन दिया, जो रिस्पॉन्स दिया, वो ये था कि आप बहुत अच्छा मुस्कुराती हैं और आप बहुत नेचुरली डांस करती हैं, आपके अंग भंग में बहुत ही नृत्य का बहुत वो है, प्रभाव है। तो वो जो मिला। पर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट था वो ये था कि 9 साल की, 9.5 साल की मैं रही होंगी, 10 साल की, तो कलकत्ता में दूरदर्शन आया था हम्म। और मेरे गुरु को प्रोग्राम मिला था कि हमने प्रोग्राम करना है, और 2-3 जनों के डांसर्स के नाम आए थे कि इनको ही लेकर के आपने प्रोग्राम करना है। हम्म। तो कलकत्ता मैदान में बहुत बड़ा पंडाल लगाया गया था दूरदर्शन का, और हम्म। लाइव टेलीकास्ट किया गया। फर्स्ट प्रोग्राम था तो लाइव टेलीकास्ट हो रहा था। तो हम्म। 1-2 आइटम हो चुके थे, और जब मेरा आया तो मैं एक डांस के लिए बहुत फेमस थी, स्नेक हम्म। डांस करके, जो हम्म। आजकल जिसे एक्रोबेटिक्स कहते हैं या जिम्नास्टिक्स कहते हैं। तो हम्म। उस तरह का मेरा वो डांस था, जिसमें कि बहुत सारा आप कहें कि योग के मुद्राएं थी, या मतलब कि बॉडी को काफी तोड़ना, सांप के जैसे नृत्य, सांप के जैसे नृत्य करना था। तो काफी तोड़ मोड़ था उसमें। तो एक समय पे मुझे अपने सिर को पूरा पीछे झुकाना था, और दोनों लेग्स के बीच में से सिर निकाला था और ऑडियंस को देखना था। तो जब मैंने अपने दोनों लेग्स रखे तो मुझे लगा कि मैंने कुछ कुछ तो गड़बड़ किया है, और कुछ तो पेन हुआ है मुझे। पर मैं फिर डांस में इतनी मग्न थी कि ध्यान नहीं दिया। उसके हम्म। बाद मुझे पूरा गोल गोल स्टेज के ऊपर घूमना था। स्टेज बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा था। स्टेज के ऊपर घूमना था, तो जो कैमरामैन थे वो उन्होंने फोकस किया, और उन्होंने देखा कि जहां जहां मैं घूम रही हूँ वहां कुछ लाल 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 हो रहा है। और उन्होंने हम्म। फोकस करना शुरू किया, तो उन्होंने देखा कि मेरे पैर में से खून निकले जा रहा है। ओ। तो वो जो मेरे को उस पर लगा था पांडाल, क्योंकि टेम्परेरी पांडाल खड़ा किया गया था, तो शायद एक कील वहां पर सीधे मुंह मतलब ओ। खड़ी हुई थी, जिसपे हम्म। मैंने पैर रख दिया था। और ओ। पर इतनी इतनी धुन में थी मैं कि मैंने रियलाइज नहीं किया कि मुझे बहुत पेन हो रहा है, और हम्म। मैं करती रही। तो वो कहते हैं कि वो क्लिपिंग जो कोलकाता दूरदर्शन की है, वो अभी तक उनके पास है क्लिपिंग, कि वो मेरे पैरों को फोकस कर रहे हैं, मैं जहां जहां जा रही हूँ मेरे पैरों को फोकस कर रहे हैं, और वो खून जो है वो चलता जा रहा है। आखिर में जब मैं निकल के आई तो मेरी माँ ने कहा कि इतना खून तुम्हें निकला, तुम्हें पता नहीं चला? मैं कहा ना, मुझे पता नहीं चला, क्योंकि मैं डांस में थी, मुझे पता ही नहीं चला। हम्म। तो ये मुझे याद है अच्छा सा। और हम्म। उसके बाद तो बहुत सारे प्रोग्राम थे, और इस डांस के लिए मुझे स्पेशल इनवाइट्स आते थे। और हम्म। आपको बता दूं कि उस वक्त मैं बात कर रही हूँ, करीब 60 साल पहले की बात कर रही हूँ। उस समय सिर्फ 2 या 3 डांसर्स थी जो ये स्नेक डांस करती थी। उनमें से हम्म। एक नाम जो बहुत प्रसिद्ध था वो था कमला लक्ष्मण जी का। वो अच्छा। करती थी ये स्नेक डांस, और उनसे ही मेरी गुरु ने प्रेरणा लेकर के मुझे सिखाया था। और एक और लड़की थी, और उन्होंने किया था, पर उनको बाद में डांस करते वो गिर गई थी और सिर में बहुत चोट आ गई थी, जिसकी वजह से उन्होंने डांस छोड़ दिया था। हम्म। तो बस फिर मैं ही रह गई थी स्नेक डांस करते हुए। हम्म। तो आप कलकत्ता से दिल्ली तक का, नोएडा तक का सफर कैसे हुआ? और जब शादी हो गई आपकी, उसके बाद क्योंकि दूसरे परिवार में आए और वहां एडजस्ट करना था और इस विधा को भी आपको जीवित रखना था, ये कैसे संभव हुआ? मेरे डैडी की कोलरीज थी, और हम्म। आपको पता है कि 1975 में कोलरीज नेशनलाइज हो गई थी। तो नेशनलाइज होने के बाद मेरे डैडी फिल्म्स बनाने लगे थे, और हम्म। उन्होंने जो फिल्म्स बनाई थी वो बहुत ही मशहूर हुई थी, कमर्शियली नहीं। क्योंकि वो 8 फिल्म्स थी, मृणाल सेन और सत्यजीत रे के साथ वो फिल्म्स बनाते थे। तो हम्म। बहुत सारे उनको अवार्ड्स मिले थे, नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड्स मिले थे। पर कुछ समय के बाद लोगों ने उन्हें कमर्शियल प्रोग्राम्स फिल्म्स बनाने के लिए कहा, तो जो मेरे डैडी को पसंद नहीं था। तो इसलिए उस वक्त हम लोगों ने कलकत्ता छोड़ करके हम लोग दिल्ली में आ गए, क्योंकि हम्म। बेस तो हमारा दिल्ली ही था। दिल्ली से ही हम्म। हम लोग कलकत्ता गए थे। तो हम्म। दिल्ली आ गए, पर दिल्ली में जब तक हम आए यहाँ पर बड़ी बड़ी डांसर्स थी, उनके नाम हो चुका था प्रोफेशनली। वो एक सिग्नेचर थी, एक स्टैम्प थी, और हम्म। बहुत मशहूर थी। और उनके फीस वगैरह भी काफी अच्छी वो थी, और इंटरनेशनली फेम की वो डांसर्स रह चुकी थी। तो हम हम्म। जब आए और हम लोगों को लगा कि कलकत्ता वाला ही माहौल, जैसे आर्टिस्ट को एक रिस्पेक्ट दिया जाता है, वो वाला फीलिंग होगी, पर वो यहाँ पर नहीं था दिल्ली में। हम्म। उस समय दिल्ली में किशोर कुमार नाइट्स और लता जी की नाइट्स का ज्यादा प्रभाव था, ज्यादा डिमांड्स थी। और डांसर्स तो थे, पर वो पैसा वगैरह जो लिखते थे वो अच्छे प्रोफेशनल डांसर्स थे, जो नहीं चाहते थे कि कोई नया उभरता हुआ डांसर उनको आके ज्वाइन करे।
तो शुरू शुरू में बहुत प्रॉब्लम्स हुई हम लोगों को, क्योंकि जो डांसर्स थी वो, हमें जब कोई प्रोग्राम मिलता था तो वो डांसर्स कैसे भी करके वो प्रोग्राम ले लेती थी कि कहीं इनका नाम ना हो जाए। पर कहते हैं ना कि जब मेहनत करते हो तो भगवान भी आपके साथ में रहता है। हम्म। तो भगवान की कृपा रही, और क्रिटिक्स की कृपा रही, और ऑडियंस की कृपा रही, और हमारे सबसे इम्पोर्टेंट है कि गुरुओं की कृपा रही। तो परफॉर्मेंसेस मिलते रहे, और हम एक स्तर से हम उठ करके ऊपर आते रहे। शुरू में काफी विवाद जैसे कहेंगे कि होते रहे प्रोफेशनल डांसर्स के सामने, जो जो एक यहाँ पर अपना वो मुकाम बना चुकी थी, तो उनके साथ काफी प्रॉब्लम रहा। पर धीरे धीरे उनको समझ में आया कि हम यहाँ कोई लड़ाई झगड़ा करने नहीं आए हैं, हम सब कलाकार हैं, और सबको कलाकार को आपकी अपनी, सबकी आपकी अलग अलग एक विशेषता होती है, और आपकी अलग अलग बिल्कुल। जगह होती है। तो आप अपनी जगह बनाएं, आपकी जगह बनी हुई है, हमें अपनी जगह, छोटी सी जगह दे दीजिए, हम अपनी हम्म। जगह में रहना चाहते हैं। तो धीरे धीरे उनके साथ जब उनको हमारा परिचय हुआ, उन्होंने हमें जाना, तो उनको लगा कि ये ऐसी डांसर नहीं है जो हमारी जगह हथियाने के लिए आई हैं। नहीं, वो अपनी एक जगह बना रही, क्योंकि वो कलाकार है, उन्होंने सीखा हुआ है। और बाद में इतना अच्छा हो गया था कि विज्ञान भवन जो है दिल्ली में, उसका इनॉग्रेशन भी मैंने, मेरे परफॉर्मेंस से हुआ। और जो एशियाड 82 जो हुआ था, उसका परफॉर्मेंस का इनॉग्रेशन मैंने किया। और नाम जो हुआ था, नामी यूथ फेस्टिवल जो हुआ था, उसका भी इनॉग्रेशन जो राजीव गांधी जी ने किया था, उसका भी इनॉग्रेशन मैंने ही किया। दूरदर्शन में जो टॉप मोस्ट ग्रेड है A+, ए हाई, तो वो भी हमें मिल गया था मेहनत कर करके। और एक एक हमने अपना एक जगह बना ली थी कि हाँ, ये कश्मीरी सिस्टर है, ये दोनों डांस करती हैं, और अच्छा डांस करती हैं। और क्रिटिक्स हम पे बहुत मेहरबान थे कि इनका टेक्निक भी बहुत अच्छा है, पर ये जोश के साथ और अपनी एनर्जी के साथ और बहुत प्रेम के साथ और खुशी से ये अपना नृत्य दिखाती हैं। तो कई लोग तो मेरे एक्सप्रेशंस को लेके, अभिनय को लेकर के बहुत तारीफ करते थे कि वो अभिनय बहुत अच्छा करती है। तो बस धीरे धीरे चलता रहा अच्छा, इस पतंग। दौरान आप कुछ बड़े कलाकारों से मिले होंगे। आपको वो जी दिन याद होगा जब आप बहुत बड़े, जैसे कि आप भरतनाट्यम की विधा में पारंगत हैं, तो भरतनाट्यम की जो बड़ी कलाकार हैं देश भर में, कई फिल्मी कलाकार भी हैं जो भरतनाट्यम के में, तो आप उनसे जब मिले होंगे तो उस समय का कोई याद है आपको किस्सा? जी। अम, यामिनी जी हैं, और ये हम लोग की गुरु बहन है। मतलब कि हम्म। एक ही गुरु से हम लोग सीखे हुए, और एक ही क्लास में भी हम लोग होते थे। और मैं दूसरे नाम आपको बॉलीवुड के नाम बताना चाहूंगी कि हेमा मालिनी जी, वैजयंती माला जी, आशा पारिक जी, नीतू हम्म। सिंह जी, ये सब हम्म। हमारे गुरु के क्लास में ही थी। और जैसे हम जूनियर्स जो थे, जो बिगिनर्स थे, उनके हम्म। साथ सीख रहे थे, तो ये भी हमारे पीछे खड़े होकर के जूनियर्स और बिगिनर्स के साथ में सीख रहे होते थे। और कोई, किसी को ये नहीं था कि अरे हमको जूनियर्स के साथ कैसे डांस करना है। जैसे आजकल होता है कि एक आर्टिस्ट जो अपने आप को कहने लगते हैं, और उनको लगता है कि ये तो जूनियर है, ये तो हमसे बहुत छोटा है, हमसे बहुत नीचे है, तो हम इसके साथ क्यों डांस करें। पर वैजयंती अक्का का तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। वो तो बहुत ही विनम्र है, बहुत, मतलब डांस में बहुत अच्छी हैं, और नेचर से भी बहुत अच्छी हैं। तो उन्होंने जब हमको डांस करते हुए देखा, तो उन्होंने बोला कि मैं एक ट्रूप फॉर्म कर रही हूँ जो कि पूरा इंडिया घूमेगा भरतनाट्यम को लेकर के, और उसमें हम लोग कुछ थीम डांसेस भी करेंगे। तो उन्होंने हमें बुलाया, और अपना ट्रूप में ज्वाइन करने के लिए कहा। और उसके बाद हमने उनके 2 3 परफॉर्मेंसेस भी किए उनके साथ में। वो इतनी अच्छी हैं, इतनी उनका नेचर, उनका इतना मतलब इतनी बड़ी कलाकार है वो, कौन नहीं है जो दुनिया में जो वैजयंती माला जी को जानता है। और वो इतनी अच्छी होने के बावजूद, एक उनका 4th या 5th प्रोग्राम था, और मेरे को बहुत तेज बुखार हो गया। और अच्छा। देखिए, कोई और अगर होता तो वो कहती कि भाई कॉन्ट्रैक्ट में हो, तुम्हें तो डांस करना ही होगा, ऐसा कुछ कहती। उन्होंने कहा नहीं कल्पना, तुम आराम करो, कोई टेंशन नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट का कोई तुम्हें नहीं करनी है। और हमारे सामने ही लिटरली हमारा वो कॉन्ट्रैक्ट को कर दिया कि तुम जब तक ठीक नहीं होगी तब तक तुम नहीं आएगी। और हुआ भी यही कि मुझे जॉन्डिस हो गया था, क्योंकि हम लोग कोर्स करते थे तो कहीं उल्टा सीधा कुछ खा पी लिया था, तो मुझे जॉन्डिस हो गया था। और उन्होंने लिटरली मतलब कि कहा कि नहीं, तुम कॉन्ट्रैक्ट वॉन्ट्रैक्ट की चिंता मत करो, और तुम आराम करो, जब स्वस्थ हो जाओगी फिर हम वापस
वापस थीम पे जाएंगे। पर तब हम्म। तक उनका काफी दूर दूर तक जा चुका था। तो ये उनकी नेचर, मतलब कि वैजंती माला, हेमा मालिनी सिर्फ डांसर्स नहीं है, मतलब डांसर्स में भी बहुत फेमस हो जाते हैं सब लोग, पर वो बॉलीवुड के द्वारा भी और अपने अभिनय के द्वारा बहुत पूरी दुनिया में मशहूर है, दुनिया में पूरी उनकी प्रसिद्धि है। और तब उनसे ये रखना, उम्मीद रखना कि वो एक आपकी भावना को इंसानियत के तौर पे समझेंगी, तो हम्म। शायद लगता है कि नहीं समझ पाएंगे। बट उन्होंने इतना ख्याल किया। फिर वो पूछती थी कि अब तुम्हारी तबीयत कैसी है, तुमने दवाई खाई कि नहीं खाई, डॉक्टर से मिले कि नहीं मिले, सब पूरा ख्याल रखती थी। आज भी अगर जाएंगे ना, अरे तबीयत खराब हो गई थी ना, अब कैसी हो, इतने साल गुजर गए फिर भी वो पूछती हैं। और वैसे ही हेमा जी भी हैं, उनका भी उनकी हिंदी थोड़ी हम्म। थोड़ी वैसी, जैसे मेरी हिंदी है वैसी उनकी भी हिंदी है। हाँ, हाँ। पर पर वो भी ना जब पूछती थी तो मतलब बहुत प्यार से, तुम डांस करो अच्छी, तुम डांस, भगवान ने तुम्हें डांस के लिए ही बनाया है, तुम डांस को कभी मत छोड़ना, मृत्यु तक करते रहना। और देखिए वो खुद भी ऐसे ही करती है, कहते हैं 4-4 घंटे रियाज करती हैं। और मैं थोड़ी सी आलसी हूँ इस मामले में, बट उनका मतलब उनको तो दीदी बोलती हूँ, अहिमा दी को। ये आता है, ये काफी बड़ी है तो ये आता है। अच्छा, ये बताइए, कल्पना कला केंद्र की नींव कैसे पड़ी? स्टार्टिंग कैसे हुई इसकी, और उसके पीछे का कारण क्या था? जी। कल्पना कला केंद्र पहले एक स्कूल था, कमर्शियल स्कूल, अनुपम कला केंद्र। अनुपम मेरी माँ ने नाम रखा था कि इस स्कूल के अंदर ये अनुपम होना चाहिए, इसकी उपमा ना हो, मतलब कि इसमें सारी विधाएं हो, चाहे वो म्यूजिक हो, चाहे वो डांस हो, चाहे वो कराटे हो, चाहे वो फिटनेस हो, जो कुछ भी हो वो सब कुछ एक ही छत के नीचे, कोई हम्म। भी कुछ भी सीखना चाहे तो ऐसी उसकी जो उपमा रहित हो, ऐसा अनुपम कला केंद्र बनाया था, जो कि बहुत फेमस भी हो गया था अपने परफॉर्मेंसेस से। पर हम्म। एक समय ऐसा आया जब मैं अ, बोलते हुए थोड़ा कह रही हूँ कि मैं ख्याति प्राप्त कर चुकी थी, एक नाम कर चुकी थी अपने फील्ड में, पैसा भी कमा चुकी थी, फेमस हो गए थे हम, दूरदर्शन में नेशनल प्रोग्राम्स में भी हम लोग आते थे, यहाँ तक कि न्यूज में हमारे उन दिनों की बात कर रही हूँ, आजकल तो बहुत कॉमन हो गया है, पर उन दिनों की बात कर रही हूँ, और न्यूज में भी हमारे डांस आइटम आते थे। तो मेरे को कहीं जाके लगा कि मैंने तो कर लिया, पर मेरे जैसे कितने ही होंगे जो डांस सीखना चाहते हैं, पर किसी भी कारणवश, कोई भी, अब जैसे हमारा ही था कि हमारी फैमिलीज हमें अप्रूव नहीं कर रही थी डांस करने के लिए। तो ऐसे कितने लोग हैं जो डांस शायद नहीं कर सकते, चाहे आर्थिक रूप की वजह से, चाहे समाज की वजह से, चाहे शिक्षा की वजह से, चाहे परिवार की वजह से। तो उनको मुझे आगे बढ़ाना चाहिए। तो मेरी माँ मेरे साथ में थी, कई लोगों की मम्मी पापा भी उनके साथ, उनको हेल्प नहीं करते। तो मैंने मम्मी से फिर ये बात बोली, मम्मी बोली बिल्कुल तुम ऐसा कुछ करो कि अ, बिना कुछ लिए, बिना कुछ लिए तुम शुरू करो। पर ये कहना बहुत आसान था कि बिना कुछ लिए आप डांस सिखा रहे हैं। तो हमने कल्पना कला केंद्र की स्थापना तो करी, जो कि एक एनजीओ है, और वहां पर हमने बिना फीस के शुरू किया। बट अब बहुत प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि मैंने तो सोच लिया था कि बिना फीस के सिखाऊंगी, पर आएगा कौन, आता तो कोई नहीं था सीखने के लिए। तो मेरी मम्मी ने कहा कि तुम एक काम करो कि जो भी तुम्हें इंटरेस्ट दिखाए डांस सीखने का, तुम खुद उसको आने जाने के लिए पैसा दो, कि पैसा मैं दूंगी, तुम आओ क्लास में, क्लास करो, सीखो, और जाने का पैसा भी मैं दूंगी। तो उनके मम्मी इसी लालच में, उनके मम्मी पापा पेरेंट्स जो है, इसी लालच शब्द बोल रही हूँ, कि इसी उसमें कि भाई ये एक व्यवस्था कर दी है तो आने जाने क्या आए। तो धीरे धीरे करके शुरू हुआ, और लोगों के बीच में आने लगा कि हाँ वो जाती है। तो धीरे जब ये शुरू हुआ तो मेरे साथ साथ में जो मेरे नॉर्मल स्टूडेंट्स थे जो फीस देते हैं, उन्होंने उन्होंने भी थोड़ा थोड़ा आर्थिक मेरे को हेल्प करना शुरू किया कि आप ऐसा कर रही हैं तो चलिए ठीक है। क्योंकि कहीं पर शायद ये भावना थी कि जो बच्चे आते थे वो झुग्गी झोपड़ी वगैरह के बच्चे थे, या जैसे कोई धोबी के हैं, या कोई गोलगप्पे बेचने वाले हैं, या कोई स्वीपर के बच्चे हैं। तो ऑटोमेटिकली उनका ये था कि उनका हाइजीन नहीं था, वो इतने क्लीन नहीं थे, या वो स्मेल करते थे, या बाल नहीं बनाया उन्होंने, या जैसे भी है। तो कई पेरेंट्स और कई बच्चे भी मुझे कहने लगे कि नहीं मैम, हम उनके साथ नहीं सीखेंगे। तो फिर मैंने उनके लिए ड्रेस बनाना शुरू किया, हमारा स्कूल का यूनिफॉर्म बनाना शुरू किया, और उनको स्कूल की यूनिफॉर्म देते थे, और अपने ही स्कूल में एक टॉयलेट भी बनवाया,
और वो क्लास से आने से बाद पहले वो पहले नहाते धोते थे, उनको वो कपड़े जो हमारा स्कूल का यूनिफॉर्म था वो दिया जाता था, वो पहनते थे और फिर क्लास में आते थे। तो इतना मैंने वो किया कि जो नॉर्मल बच्चे हैं और नॉर्मल हम्म फैमिली के जो बच्चे हैं और ये वाले बच्चे, वो एक साथ सीख सके, एक जैसा सीख सके, जो फीस दे रहे हैं जो नहीं दे रहे हैं वो भी एक साथ कर सके। और ये धीरे धीरे हमारा अच्छा सा चलने लगा। और आज मतलब कि बहुत गर्व से मैं बोल सकती हूँ ये बात कि अ, कई बच्चे ऐसे हैं जो 40,000, 45,000, 50,000 रुपये महीना कमा रहे हैं। हम्म अभी मैंने 5-7 दिन पहले ही अपने एक यहाँ पर जो स्टूडेंट है, अच्छे स्टूडेंट है, वो पढ़ाकर उन्होंने कर लिया है। और ग्रेटर नोएडा के एक बहुत अच्छा स्कूल है हम्म जिसका सैलरी डांस टीचर की सिर्फ 15,000 रुपये है। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा ये बहुत क्वालिफाइड है, आपका डांस भी सिखाएगा, सब तरह के डांस सिखाएगा, क्योंकि मैंने उसको भरतनाट्यम भी सिखाया हुआ है, कथक भी सिखाया हुआ है, छाओ भी कराया हुआ है, हिप हॉप, कंटेम्प्रेरी, सालसा, मतलब ये वेस्टर्न सारे डांसेस सिखाए हुए थे उसको। और पूरा पारंगत करा हुआ है, मतलब पूरा एक्सपर्ट है वो। तो हम्म, उनको किया। और आप विश्वास नहीं कर सकते हैं कि मैंने जो उनको सैलरी दिलवाई है वो 45,000 रुपीज वो very सैलरी कमा रहे हैं। और बहुत खुश है, मतलब जिससे 5 रुपये भी नहीं दिया था सीखने के लिए, आज वो 45,000 रुपया। सोचिए कि कितना, मुझे कितना बहुत अच्छा फील होता है कि बिल्कुल बिल्कुल। माँ भी, गुरु माँ भी। तो मैं बहुत अच्छा फील करती हूँ इस बात को लेकर के कि मेरे हम्म बच्चे एक मुकाम पे पहुंचे। तो एक छोटी सी पहल थी मेरी माँ की कि भाई तुम उनको सिखाओ जो नहीं सीख पा रहे हैं। तो आज ऐसे बच्चे कमा रहे हैं। बहुत सारे बच्चे कोरियोग्राफर्स बन गए हैं, कोई डायरेक्टर बन गए हैं, कोई असिस्टेंट हो गए बॉलीवुड में जा करके। कुछ हम्म कुछ लोगों ने अपने खुद के एक स्कूल खोल लिए हैं, कुछ लोग अपनी क्लासेस कर रहे हैं, कुछ परफॉर्मर्स बन गए हैं। मैं बहुत गर्वान्वित महसूस करती हूँ कि अ, इतना कुछ वो लोग कर रहे हैं। बीच में वो सवाल छूट गया था कि परिवार ने आपको ससुराल में जब आई तो वहां आपको कैसा सहयोग मिला? सरकार, जब हिंदुस्तान में आपकी शादी हो जाती है ना, तो मैं कहती हूँ कि एक फुल स्टॉप हो जाता है जिंदगी का। हाँ। क्योंकि आप माने या ना माने, दुनिया में ये कहावत होती है कि लड़की घर में आ गई है तो भाई तुम बहू बन के रहो। और हम्म वो बहू की परिभाषा क्या है कि आप घर के अंदर रहिए, माता पिता की, आपके जो सास ससुर है उनकी सेवा कीजिए, खाना बनाइए, पति की देखभाल कीजिए, माँ बन करके उसका पति की सेवा कीजिए, और अपने बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए। हम्म तो जब शादी होकर के आई तो मेरे ससुराल वालों ने तो ये कहा कि डांसर्स अच्छी नहीं होती है, मतलब कि हम्म उनका कैरेक्टर अच्छा नहीं होता है, उनके खान पीन की जो आदतें होती हैं वो अच्छी नहीं होती हैं। तो ये उनकी धारणा थी। हम्म और जब मैं आई तो, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि उनकी धारणा ऐसी है, तो मैं ऐसे ही खुलेआम चलती और बात करती थी, जैसा जैसी मैं हूँ वैसी रहती थी। हम्म तो मेरे को बहुत उन्होंने रोक टोक किया कि ऐसा नहीं होता है, तुम ऐसे कैसे सोच रही हो कि अब तुम्हारी शादी हो गई है तो तुमको घर में रहना चाहिए, घर से बाहर नहीं जाना है, शाम हम्म के समय आपको बाहर नहीं निकलना है। मैं कहा डांसर तो शाम के समय ही बाहर जाती हैं। हम्म नहीं, आपको अकेला नहीं जाना है, तो मैं तो अकेले मंच पे डांस करती हूँ। तो ये कैसा, तो बहुत बहुत ज्यादा दुविधा हो गई, और इतनी टेंशन हो गई, इतनी डिप्रेशन हो गई कि मुझे थायराइड हो गया। ओहो। और मैं 45 केजीज की थी, 45 केजीज की, और मैं 110 केजी की हो गई। ओहो। सीधा 45 केजी से 110 केजी थायराइड से। और बहुत ज्यादा डिप्रेशन हो गई और बहुत सुसाइडल हो गई मैं। और हम्म बिल्कुल मतलब कि समझ में नहीं आता था कि अरे मैं कोई कीड़ा मकोड़ा हूँ क्या, कि भाई जिंदगी में आई हूँ, खाना खाऊंगी और पता नहीं कब किसके पाँव के नीचे आकर के दब के मर जाऊंगी, ऐसा थोड़ी हूँ मैं। पर कुछ बोल नहीं पा रही थी, क्योंकि माँ बाप का कहना था कि आपको सास ससुर की इज्जत रखनी है, कोई हम्म जवाब नहीं देना है, कुछ बोलना नहीं है, ऊट पर टांग नहीं बोलना है। तो अब क्या बोलूं, अब सही रास्ते पे भी नहीं बोल पा रही थी। तो जब मैं बहुत फूल गई तो मेरे माँ बाप ने पूछा कि भाई ऐसा क्या हो गया है तुम्हें कि तुम अच्छी खासी डांसर थी, तुम डांस भी नहीं कर रही हो और कोरियोग्राफी भी नहीं कर रही हो और क्लास भी नहीं ले रही हो, ऊपर से हम्म तुम इतनी मोटी हो गई हो, बिल्कुल भैंस जैसी हो गई हो, तो हम्म क्यों नहीं, तुम क्या हो गया है? और मैं कुछ नहीं बोलती थी कि क्या बोलूं, अब आखिर तो अपना ससुराल है तो उनके बारे में क्या बोलूं। तो पर धीरे धीरे मेरे हस्बैंड को थोड़ा सा समझ में आने लगा कि मेरे को डिप्रेशन क्यों है।
लेकिन मैं जी रही थी, मतलब कि डांस जीती नहीं हूँ, डांस मैं हूँ, मैं डांस हूँ और डांस मैं हूँ। तो वो हम्म। मैं कर नहीं रही थी, तो मैं जिंदा ही कहाँ थी। ना हम्म। मैं जिंदा थी, ना मेरा दिल जिंदा था, ना मेरी खुशी जिंदा थी, हम्म। कुछ भी नहीं थी। तो ऑटोमेटिकली अगर आप मन से खुश नहीं है, अपने अंदर से आंतरिक मन से खुश नहीं है, तो आप किसी को खुशी दे नहीं सकते। अगर हम्म। आप खुद खुश नहीं, तो आप कैसे किसी और को खुशी देंगे। तो हम्म। वही परिवार में भी हो रहा था कि मैं ऊपर से ऊपर से हंसती थी, पर वो हम्म। हंसी हंसी नहीं थी, जेन्युइन हम्म। नहीं थी, मतलब की। हम्म। तो धीरे धीरे मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि ऐसे बात है, और सबसे ज्यादा मैंने अपनी सासू माँ को समझाने की कोशिश करी कि उनको ये बात समझ में आया कि हर डांसर या कोई कोई भी प्रोफेशन में, किसी भी प्रोफेशन में सब गंदे नहीं होते, ऐसा नहीं है कि सभी गंदे होते हैं। हम्म। कुछ अगर खराब है किसी भी कारणवश, तो हम्म। जरूरी नहीं कि वो ही हर कोई खराब है। तो हम्म। आप मुझे देखिए, क्या मैंने आपके सामने कभी शराब पिया? या हम्म। मैं तो मांसाहारी भी नहीं हूँ, मैं तो हम्म। प्योर प्योर वेजिटेरियन हूँ। अंडे भी नहीं खाती हूँ, प्याज लहसुन भी नहीं खाती हूँ। तो हम्म। आप मुझे देखिए और मेरा बर्ताव देखिए, मेरा व्यवहार देखिए। मैं पारिवारिक हूँ, मैं अपने पति से प्यार करती हूँ, आपसे प्यार करती हूँ, बच्चे से प्यार करती हूँ, घर परिवार में जितने लोग हैं, ससुराल में जितने लोग हैं, हम्म। सबसे प्यार हम्म। करती हूँ। हम्म। तो ऐसा कब आपको लगा कि मैंने कुछ गड़बड़ किया है? तो क्या मैं एटलीस्ट मैं क्लासेस शुरू कर सकती हूँ? क्या मैं सिखाना शुरू कर सकती हूँ? तो उन्होंने बोला हाँ, पर तुम्हारा समय ये रहेगा, इतने बजे तुमको घर में आना होगा, और बाहर नहीं निकल सकती हो, तुम इतने टाइम पे नहीं बाहर जा सकती हो, तुम परफॉर्मेंस नहीं करोगी। तो ये सब कुछ कहा उन्होंने। और जब मैंने क्लास शुरू करी, मतलब कि जब यहाँ से परमिशन मिली और मैंने क्लास शुरू करी, तो लोग बाग मुझसे कहते, अच्छा आपको डांस आता है, आप डांस जानती हैं, आपको डांस सिखा सकती हैं आप? क्योंकि मैं तो खुद इतनी मोटी थी तो हम्म। मैं क्या डांस सिखाती। तो उनको विश्वास नहीं हो रहा था, तो फिर मैंने अपने पुराने जो स्टूडेंट्स थे उनको पहले पकड़ना शुरू किया, धीरे धीरे। और तब जाके क्लास शुरू हुई। जब क्लास शुरू हुई, मैं थोड़ी सी एक्टिव होनी शुरू हुई, मेरी थोड़ी सी खुशी वापस लौटी। हम्म। और मेरे ससुराल वाले भी खुश होने लगे कि हाँ, ऐसा नहीं है कि हमारी बच्ची खराब है, तो परिवार का नाम खराब करेगी, ऐसा कुछ नहीं है। और धीरे धीरे मैं वापस लाइन पे आ गई, अपने हम्म। ट्रैक पे आ गई। हम्म। तो इस परफॉर्मेंस में जब दूसरा दौर शुरू हुआ इसके ससुराल में आने के बाद, तो आपने कई इवेंट बताए। एक वो गर्व का क्षण बताइए जब आपको लगा हो कि मेरा इस क्षेत्र में आना सार्थक हुआ। ससुराल में आकर के आने के बाद आपने अ, परफॉर्मेंस दी ना जगह जगह, जी जी आपने जी परफॉर्मेंस दी, जैसे जी आपने एशियाड खेल का जिक्र किया, नाम का जिक्र किया। तो जी आपको लगा, कोई ऐसे लोग रहे होंगे उस प्रोग्राम में जब आपको लगा होगा कि मैं इस क्षेत्र में आई हूँ, मेरी कला है, सही मायने में मेरी कला की परख यहाँ हुई है, ऐसा जी। कोई? एक दूरदर्शन पे एक प्रोग्राम आया करता था, प्रश्न मंच। हम्म। बहुत पुराना था वो प्रोग्राम, और बहुत रेगुलर आता था। तो हम्म। उन्होंने मुझे बुलाया कि अब हम आपका एक प्रोग्राम चाहते हैं। इसमें डांस होता नहीं है नॉर्मली, पर कल्पना भूषण एक नाम कर चुकी है, एक बड़ी अदाकारा है, तो आपको आपको हम इनवाइट करते हैं कि आप एक अपना आइटम रखिएगा। हम्म। तो ऐसा पहली बार था कि प्रश्न मंच में डांस का आइटम रखा गया था। तो मैंने अपना वो डांस किया, और वो भी वही स्नेक डांस जो मेरा फेमस था, मैंने वही हम्म। किया। और मैं साथ में अपनी सासू माँ को, अपने ससुर जी को, अपने देवर देवरानी सबको भी अपने साथ लेके गई थी, कुछ फ्रेंड्स को भी लेके गई थी। तो हम्म। उन लोगों ने जब प्रोग्राम देखा, तो हम्म। उस वक्त तो कुछ नहीं बोला। और जब हम्म। घर वापस आए और मेरी सासू माँ ने कहा कि बेटा, तू हमें बेटा माफ कर दे, हमने हम्म। तेरा इतना अच्छा जो तेरी प्रतिभा है और उसको हम्म। हमने रोक के रखा। आज जब तू डांस नहीं करती थी, प्रैक्टिस हम्म। में नहीं थी, सब कुछ नहीं थी, उसके बावजूद तूने इतना अच्छा डांस किया। वहां इतने बड़े बड़े, बहुत बड़े बड़े लोग बैठे हुए थे, सब उस समय के कांग्रेस के लीडर्स वहां बैठे हुए थे। और उनके बीच में, क्योंकि मेरे ससुराल वालों को पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स का बहुत वो था, तो उन्होंने कहा, इतने बड़े लोगों के बीच में तुमने, हमारी बहू ने डांस किया, तक्यार खानदान का नाम बड़ा कर दिया तुमने। हम्म। क्योंकि उस वक्त मैं कल्पना भूषण तक्यार लिखती थी, वो तक्यार नाम टीवी पे आया, कितना अच्छा लगा हमें, कितना हमें बहुत अच्छा लगा, हमें बहुत गर्व महसूस हुआ कि तक्यार नाम देखो, अब तो तक्यारों के बीच में हम फेमस हो गए। तो उस वक्त भले ही मैं प्रोफेशनल फील्ड में इतना मेरे को नहीं मिला होगा, जब पर्सनल फील्ड में मुझे ये हम्म। जो तारीफ मिली, ये जो हम्म। प्रशंसा की, वो भी मेरे अपनों ने, परिवार वालों ने, जिन्होंने मुझे रोका था, हम्म। उन्होंने तारीफ करी। तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि अवार्ड्स तो आप तो जानते हैं कि इतने अवार्ड्स मिलते हैं कलाकारों को, सब
अलमारियों में लगे हुए होते हैं, हम तो शायद भूल भी जाते हैं कि ये अवार्ड कब मिला था, वो अवार्ड कब मिला था। उस वक्त के लिए बहुत अच्छा क्षण होता है, पर बाद में वो अलमारी में सजे होते हैं। पर जब आपको कोई अपना आकर के आपको मन से आपकी तारीफ करता है, और कोई आपका, जैसे मैंने कहा कि मेरे बच्चे इतना पैसा कमा रहे हैं, तो वो जो क्षण होते हैं वो अस्मरणीय होते हैं, मतलब कि आप उनको भूल नहीं सकते, जिंदगी भर वो आपके साथ रहते हैं। और मेरे लिए वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ना कि मैं कोई इंटरनेशनल डांसर हूँ। सब कहते हैं आप इंटरनेशनल परफॉर्मर है, वो आपको अच्छा लगता होगा, बाहर जाके परफॉर्म करती है, वहां बहुत इज्जत मिलती है, पर वो इज्जत एक कलाकार को मिलती है। पर जब आप एक कलाकार और एक इंसान और एक परिवार का बंदा आपको तारीफ करे, और आपको पारिवारिक रूप से आपको आपकी क्षमता को जाने, आपकी प्रतिभा को जाने, आपकी प्रतिभा को पहचाने, वो बहुत बड़ा अवसर हो जाता है। ऐसे तो कलाकारों ने तो बहुत तारीफ की हुई है, बहुत सराहा है, बहुत प्यार किया है, बहुत इज्जत दी है, तो वो तो सीखा है इतने बिल्कुल। सालों से चल जाता है। आपने जो कल्पना कला केंद्र स्थापित किया था तब से लेकर आज तक बहुत सारे ऐसे बच्चे रहे होंगे जिनको आपने सिखाया और आगे बढ़ाया, और आपने बताया भी कभी तक कई ऐसे। लेकिन आप कोई ऐसे बच्चों के चेहरे याद होंगे जिनको, जो पहली बार आपके यहाँ आए और जब उन्होंने परफॉर्मेंस दी और बेहतर होकर निकले, तो आज भी आप उनका चेहरा नहीं भूलेंगे। ऐसे बच्चों को जरूर जिक्र कीजिए। जी जी, ऐसे मेरे पास बहुत बच्चे हैं। अ, एक जो मुझे बहुत अच्छे से याद आ रही है, एक लड़की थी जो यादव थी, वो यादव। और मतलब कि उनके घर में वो गाय भैंस का काम करते थे वो लोग, दूध दूध का काम करते थे। तो जिस दिन पहले दिन भी आई वो, मतलब कि वही ढीला ढाला सा सलवार कमीज और तेल लगा हुआ बाल, और गोबर की उसमें से गंध आ रही थी। और आई और मुझे बोली कि बेली डांसिंग मेरे को सीखना है, और वो बैली डांसिंग बोले जा रही थी। तो मेरे को तो उसको देख करके कुछ हुआ कि मतलब कि जो ऐसी है उसको मैं क्या सिखाऊंगी, मतलब कैसे बताऊंगी, जबकि ऐसा नहीं था कि उन दिनों में नया नया मैंने कल्पना कला केंद्र शुरू किया था, एनजीओ के रूप में नया हम्म। नया शुरू किया था। तो मैंने कहा ये इसको मैं क्या सिखाऊंगी, मतलब कि अब मेरे ये रह गया कि मैं ऐसे ऐसे बच्चों को लिटरली मैं आपको मतलब बता रही हूँ कि मेरी ये वाली धारणा थी उस वक्त। और वो रोज आ जाए, मैम मेरे को तो सीखना है, मैम मुझे सीखना है रोज। और मैं मत परेशान हो गई थी उससे कि मैं क्या करूं। मैं उसको मना भी नहीं कर पाई थी, कि मेरे पास कोई जेन्युइन रीजन नहीं था कि मैं उसको मना कर सकूं, क्योंकि स्कूल है और एनजीओ है और सिखाना मेरा धर्म है, गुरु हूँ। तो मैं कल आ जाना, कल, अच्छा कल कल 10 बजे आना, कल 11 बजे आना, कल कितने बजे, 4 बजे आ जाना। तो रोज मैं टालम टोल करे जा रही थी, पर वो मेरे पीछे ही पड़ गई। और जब मिले नहीं तो मुझे फोन कर दे। तो एक दिन मुझे लगा कि इसको टरकाती हूँ क्या, कंप्लीटली फाइनली इसका वो कर देती हूँ मैं। तो मैंने बोला ठीक है, कल सुबह 10-11 बजे आ जाना, अगर तुम 5 मिनट भी लेट आई ना तो मैं तुम्हें कभी भी नहीं सिखाऊंगी। वो 11 बजने में 5 मिनट पहले आ गई। अच्छा, फिर अब एक तो मेरी चौप हो गई थी कि भाई वो तो बिल्कुल टाइम पे आ गई है, तो वो तो बिल्कुल इसका मतलब पक्की है। और फिर उसके बाद मैंने उसको बोला कि देखो, सबसे पहले तो एक्सरसाइज करनी होती है, क्योंकि बॉडी को वार्म अप करना होता है। तो तुम 100 सिटअप्स करोगी और 100 प्लैंक्स करोगी, और ये सब करने के बाद तुम आओगी। कैमरा लगा हुआ था सीसीटीवी पे, तो मैं उसको देख रही हूँ वो करे जा रही है। 100 का उसने 99 नहीं किया, पूरा 100 किया सारे करके। फिर एक जगह पे आकर के ना एक गुरु भी हार जाता है कि अब आप उसने इतनी क्योंकि समापन लगन हमारा की। होने जा रहा है कार्यक्रम का, और आपका, क्योंकि बस आपने बहुत बहुत जानकारी दी है, महत्वपूर्ण जानकारी दी है। एक टिप्स में, क्योंकि समापन कभी भी हो सकता है, आपका बहुत बहुत अभिनंदन, आपने आज के इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। जी अपने जी, बस बहुत बहुत बच्चों धन्यवाद। को केवल एक लाइन में सेकंड संदेश दीजिए, अपने बच्चों को क्या कहना चाहिए, बस एक लाइन में। बच्चों को सबसे पहले तो माँ बाप की जरूर सुननी चाहिए, और अगर सही रास्ते पे चल रहे हैं तो किसी की ना सुने और चलते रहें, आगे बढ़ते रहें, और अपने धर्म का पालन करें और देश की रक्षा करें। बहुत सबसे बहुत इम्पोर्टेंट चीज। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस कार्यक्रम में धन्यवाद शामिल। बहुत।